दोस्तों, पत्नियां अब नहीं फंसा पाएंगी पति के रिश्तेदारों को। 498 ए के केस में क्या है सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, ये समझेंगे दोस्तों आज हम लोग। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों जो कानून आईपीसी 498 ए आप लोगों ने भी सुना होगा, ये केस महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, मगर आज की डेट में वो समाज के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। जब पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है किसी भी वजह से, तो पति और ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए पत्नियां कानून का हथियार बनाकर 498 ए का इस्तेमाल करती हैं। दहेज उत्पीड़न आईपीसी की धारा 498 ए का इस्तेमाल महिलाएं अब पति और ससुराल वालों से बदले की भावना से करती हैं। आईपीसी 498 ए का तो सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना मामले में बड़ा आदेश दिया है। एक बड़ा जजमेंट है, समझेंगे दोस्तों उसको। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 498 ए के मामले में पति के रिलेटिव के खिलाफ जब भी कभी अगर स्पष्ट आरोप नहीं है, बिना स्पष्ट आरोपों के केस चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। दोस्तों कोर्ट के अनुसार पति के रिश्तेदार महिला के जो ससुराल वाले हैं के खिलाफ सामान्य और बहुत सारे उद्देश्यों, जो गलत उद्देश्यों को किसी भी तरीके से गलत पर्पस को पूरा करते हुए अगर उनको आधार बनाकर केस चलाया जाता है, तो ये पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि पति के रिलेटिव यानी महिला के ससुराल वालों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ जनरल आरोप के आधार पर अगर मुकदमा चलाया जाता है, तो वो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है किसी भी तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में चिंता जताते हुए कहा है कि आजकल दहेज प्रताड़ना यानी कि आईपीसी की धारा 498 ए के प्रावधान के तहत पति के रिश्तेदारों के खिलाफ अपना सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य सीधा करने के पर्पज से पति के साथ साथ पूरे परिवार वालों के खिलाफ इल्जाम लगा दिया जाता है और इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है 498 ए को। अब प्रॉब्लम यह है कि इस तरीके के क्रिमिनल केस जिसमें बरी होने के बाद भी आरोपी के लिए गंभीर दाग छोड़ देता है, समाज में उसकी गुडविल खराब हो जाती है। तो हर तरीके से महिला के इस कानून को गलत इस्तेमाल करने के लिए रोका जाना चाहिए। अब दोस्तों मैटर क्या था, तो वो भी समझ लेते हैं कि किस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये जजमेंट दिया है। तो महिला के अपने पति और उसके रिलेटिव के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया गया था। एफआईआर और कानूनी कार्रवाई खारिज करने के लिए पति और उसके रिश्तेदारों ने पटना हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पति के रिश्तेदारों यानी कि महिला के जो भी ससुराल वाले थे, उन्होंने अर्जी दाखिल कर क्रिमिनल केस खारिज करने की गुहार लगाई। दोस्तों उन्होंने याचिका में यह कहा था कि उन्हें प्रताड़ित करने के लिए यह केस दर्ज किया गया है महिला के ससुराल वालों के खिलाफ। दोस्तों वही महिला का आरोप था कि उसे दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल यह है कि क्या पति के रिश्तेदारों यानी महिला के ससुरालियों के खिलाफ जनरल और बहुप्रयोजन मतलब कई सारे उद्देश्यों वाले आरोप को खारिज किया जाए या ना खारिज किया। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जिस इन 498 के केस में अपने जजमेंट दिए हैं उनको भी समझ लेते हैं। दोस्तों पहला केस था राजेश शर्मा व बनाम यूपी राज्य 2018। उसके बाद सबसे फेमस केस अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014। इसी अरनेश कुमार वर्सेस बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि किसी भी अपराध में जिसकी सजा 7 साल से कम है उसमें तुरंत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 498 ए में बिना पुलिस इन्वेस्टिगेशन के गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। अगला केस है दोस्तों प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य, गीता मेहरोत्रा अन्य बनाम यूपी राज्य 2012, के सुब्बा राव बनाम तेलंगाना राज्य 2018। जैसे फैसलों का जिक्र करते हुए अदालतों ने कहा है कि दहेज प्रताड़ना मामले में कानून का दुरुपयोग चिंता का विषय है। पति के रिलेटिव के खिलाफ इस कानून का दुरुपयोग होता है और उसका दौरान उसके असर को नहीं देखा जाता है। अगर जनरल और इस तरीके के आरोप को चेक नहीं किया जाता है तो ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। जब तक पहली नजर में पति के रिलेटिव के खिलाफ साक्ष्य ना हो, तो इस तरीके के अभियोजन को चलाने को लेकर शीर्ष अदालत ने पहले ही कोर्ट को सचेत कर रखा है कि जब भी ऐसे मामलों में कोर्ट कचहरी में मुकदमा चले तो उसकी इन्वेस्टिगेशन का बहुत ध्यान रखा जाए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति की अपील अगर नहीं है लेकिन अन्य ससुरालियों ने अर्जी दाखिल की है, हमारा मानना है आरोप अगर साबित नहीं है
या आरोप गलत लगाए गए हैं तो केस चलाना या ना चलाना ये फिलहाल कोर्ट की मर्जी पे है, लेकिन उसमें पूरे कानून को ध्यान में रखते हुए और अगर वो निर्दोष हैं तो उस तरीके भी मतलब प्रक्रिया का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और इस मामले में क्रिमिनल कार्रवाई को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आरोपियों के खिलाफ फिलहाल तो विशेष रोल तय नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ फंसाने के उद्देश्य से आरोप लगाए गए हैं, इसलिए आरोपियों पर केस नहीं चलाया जा सकता है। दोस्तों आप खुद को 498A से कैसे बचा सकते हैं? दोस्तों 498A के तहत अगर झूठा आरोप लगाया गया है तो पति कानूनों की विभिन्न धाराओं के तहत जवाबी मुकदमा दायर कर सकता है। ये स्थिति और समय पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा केस किस तरीके से कैसे फाइल करना है। दोस्तों आईपीसी की धारा 500 के तहत सबसे पहले तो अगर आपके ऊपर झूठा 498A का मुकदमा लगाया जाता है तो आप 500 के तहत आईपीसी मानहानि का दावा दायर कर सकते हैं। अगर किसी महिला ने आपके पति या उसके परिवार के सदस्यों पे किसी भी तरीके का झूठा आरोप लगाया है जिससे उनकी प्रतिष्ठा, उनकी धवी धूमिल होती है, सम्मान को ठेस पहुंचती है, 498A का मामला अगर दर्ज किया गया है तो इस धारा को उपयोग में लाया जा सकता है, आईपीसी 500। दोस्तों ऐसी स्थिति में जहां किसी पुलिस को पता चलता है कि उसकी पत्नी या उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई आपराधिक साजिश रच रहा है और आपराधिक साजिश रचने के लिए आप भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के तहत सबसे पहले मामला दर्ज करा भी सकते हैं। दोस्तों अगर पति को लगता है कि उसके खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे सबूत झूठे हैं, अगर आपको लग रहा है कि 498A में जो सबूत लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं, तो आरोप लगा सकता है कि उसे आईपीसी की धारा 191 के तहत गलत तरीके से फंसाया जा रहा है 498A के केस में। दोस्तों अगर किसी भी जेंट्स को यानी जो भी पति है उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी या उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ धारा 498A के तहत झूठा मामला दायर किया जा रहा है तो सजा से छूट की शर्त का मतलब इसमें सजा ना हो उसके लिए छूट का आप आईपीसी की धारा 227 के तहत जवाबी मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो यदि कोई पत्नी अपने पति या उसके परिवार के सदस्यों को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है तो आईपीसी की धारा 506 के तहत जवाबी शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। पहले थाने में भी करा सकते हैं, कोर्ट के थ्रू भी करा सकते हैं। अब समझते हैं दोस्तों धारा 498A के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने का प्रक्रिया क्या है। दोस्तों वैसे तो भारतीय कानून में पतियों के खिलाफ दायर घरेलू हिंसा के झूठे मामलों से बचने के लिए कई अज्ञात धाराएं हैं, कई सारी धाराएं जो अभी मैं आपको बताऊंगा, बट नीचे दी गई जो मैं आपको अभी बताऊंगा उन प्रक्रियाओं का पालन करके कोई भी जो भी जिस पर 498A का अगर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है तो वो सुरक्षा ले सकता है इन धाराओं के तहत। दोस्तों सबसे पहले तो सभी एविडेंस इकट्ठा करें। जो भी आरोप आप पे लगा है उसका खंडन करने की प्राथमिकता तभी साबित होगी जब आप सारे जो सबूत हैं वो इकट्ठा कर लें और उन्हें इकट्ठा करके आपको पेश करना होगा। और अगर पति को यथासंभव अधिक से अधिक कोशिश करनी चाहिए कि सबूतों की जांच और संग्रह करना। इससे जैसे ही आपको पता चलता है कि 498 का झूठा मुकदमा होने वाला है तो आप सबूत इकट्ठा पहले से ही शुरू कर दें। दोस्तों पति के रिश्तेदार और उसकी पत्नी के बीच कोई बातचीत या पत्नी उसके परिवार के सदस्यों के बीच कोई SMS, व्हाट्सएप, संदेश, कॉल अकाउंट जो भी है, एवरीथिंग एल्स, किसी भी तरीके का संचार माध्यम आपको एकत्रित करते रहना चाहिए ताकि वो आपको आगे चल के सुरक्षा दे सके। दोस्तों ये भी समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से कि पत्नी खुद छोड़कर गई है आपको या अपनी मर्जी से गई है या आपने भगाया, इस तरीके के सबूतों को भी आपको इकट्ठा रखना चाहिए। और इस बात के सत्यापन का प्रमाण कि शादी से पहले या बाद में दहेज की मांग नहीं की गई थी या किसी भी तरीके से दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया गया था, जितने भी सबूत हो उन्हें इकट्ठा करें। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत। चूंकि 498 एक संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इस गैर जमानती है, तो इसमें आपको एंटीसिपेटरी बेल लेनी चाहिए। अगर पति को किसी भी तरीके से पता चलता है कि पत्नी 498 के तहत मामला दर्ज करा सकती है या करने की योजना बना रही है तो सबसे पहले उसे कानूनी सुरक्षा प्राप्त करनी चाहिए अपनी और अपने परिवार वालों की गिरफ्तारी से, तो उसे एंटीसिपेटरी बेल ले लेनी चाहिए। वैसे दोस्तों 498 का जब भी मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस इमीडिएट अरेस्ट नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही गिरफ्तारी होती है। बट हाल फिलहाल आपको 498 में एंटीसिपेटरी बेल तो लेनी ही लेनी है। अब आते हैं दोस्तों कि 498 FIR को आप रद्द करा कैसे सकते हैं। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स का ये सवाल रहता है
हर जगह पे कि 498A को सर रद्द कैसे कराया जाए। तो दोस्तों इसको समझिएगा, अगर पत्नी ने पति के खिलाफ झूठा FIR दर्ज किया है 498A का, तो आप CRPC की धारा अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और अगर कोई FIR दर्ज हो गई है या हुई है तो आमतौर पर अदालतें FIR को रद्द करने या पुलिस से वैसे तो बातचीत करने में झिझकती हैं, लेकिन यदि आपके पास पर्याप्त सबूत है, सारे सबूत हैं, इकट्ठा हैं जो कि आप बेगुनाह हैं, तो अदालत पति की पत्नी द्वारा दायर 498A के झूठे मामले को अमान्य कर सकती है CRPC की धारा 482 के तहत हाई कोर्ट में। अब दोस्तों 498 तो पत्नी ने दायर कर दिया, तो आप क्या पत्नी के खिलाफ भी FIR दर्ज कर सकते हैं दोस्तों? तो दोस्तों पति अपनी पत्नी के खिलाफ फर्जी या झूठा 498 मामला दर्ज कराने के लिए अगर उसके खिलाफ FIR दर्ज कर सकता है, इसके अलावा आप FIR दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी पत्नी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर कर सकते हैं, जो पति से पैसे ऐंठने के लिए किया जा रहा था। किसी भी तरीके से अगर 498A का मुकदमा झूठा है जो पति या उसके ससुराल वालों पर लगाया जाता है पत्नी द्वारा, तो आप हाईकोर्ट से CRPC 482 के तहत रद्द करने की मांग कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल लेना इस केस में ज़रूरी होता है। दोस्तों कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, FIR को रद्द कराने के साथ साथ में सबूतों का जो संग्रह है, जब भी आपको पता चले उसका ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों। कोई सवाल जवाब होगा तो पूछिएगा। थैंक यू।